आज हम धान के खेतों में छिपे एक छोटे से लेकिन बहुत ही शातिर मुजरिम की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी मक्खी जो दिखती तो मामूली है, पर धान की फसल को चुपके से और बड़े सलीके से तबाह कर देती है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी कीट वर्ल मैगॉट पर केंद्रित है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसकी हर चाल को समझें। ये जानकारी किसानों और ख़ास तौर पर बीपीएससी जैसे कृषि से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। बिल्कुल, इस मुजरिम की शिनाख्त करना जरूरी है क्योंकि सही पहचान और सही समय पर एक्शन ही फसल को बचाता है। और जब बात परीक्षाओं की हो तो इसका वैज्ञानिक नाम सबसे पहले आता है। इसके दो प्रमुख नाम हैं, हाइड्रेलिया ससाकी और हाइड्रेलिया फिलिपिना। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आज हम इसके छोड़े गए सुरागों से लेकर इसकी पूरी जीवन कहानी और आखिर में इसे काबू करने के तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। तो फिर चलिए एक जासूस की तरह ही शुरू करते हैं। सबसे पहले अपराध की जगह यानी खेत का मुआयना करते हैं। अगर कोई खेत में खड़ा है तो वो कौन से सुराग या निशान हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में शक हो कि यहाँ वर्ल मैगट का हमला हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके छोड़े गए निशान काफी खास होते हैं। सबसे पहला और साफ दिखने वाला सुराग है पत्तियों के किनारों पर बने सफेद या हल्के पीले रंग के धब्बे। ये धब्बे पत्ती के बीच में नहीं बल्कि किनारे पर एक लाइन की तरह दिखते हैं, खासकर पत्ती के ऊपरी हिस्से की तरफ। इसी को कृषि विज्ञान की भाषा में मार्जिनल ब्लॉचिंग कहते हैं। मार्जिनल ब्लॉचिंग यानी किनारों का रंग उड़ जाना। लेकिन रुकिए, पत्तों का पीला पड़ना तो किसी पोषक तत्व जैसे पोटेशियम की कमी से भी हो सकता है। तो एक किसान या छात्र इन दोनों के बीच फर्क कैसे करेगा? क्या कोई खास पहचान है? आपने बहुत ही पते की बात पूछी है। ये कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, फर्क ये है कि पोषक तत्व की कमी में पूरी पत्ती या उसका बड़ा हिस्सा एक समान तरीके से पीला पड़ता है, जबकि वर्ल मैगॉट के मामले में यह सिर्फ एक किनारे पर एक पैच या धब्बे की तरह होता है। और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इस कीट से प्रभावित पत्तियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनका सिरा सूखकर आसानी से टूट जाता है। ओह जी, वो टूटकर नीचे लटकने लगता है। ये पोषक तत्व की कमी में आमतौर पर नहीं होता। अच्छा, तो पत्ती का सिरे से टूटकर लटक जाना एक बड़ा संकेत है। ये तो हुआ पहला सुराग। और क्या देखने को मिलता है? दूसरा और सबसे पक्का सुराग नई निकलती हुई पत्तियों में मिलता है। जब नई पत्ती पौधे के बीच के हिस्से यानी वर्ल से बाहर आती है तो उस पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे खोलने से पहले ही सुई से एक लाइन में छेद कर दी हो। पिन की नोक जैसे छोटे छोटे छेदों की एक पूरी कतार होती है। इन्हें पिन होल्स कहते हैं और ये इस कीट की मौजूदगी का लगभग 100% पक्का सबूत है। कमाल है। यानी ये कीड़ा इतना शातिर है कि पत्ती के खुलने से पहले ही जब वो एक नली की तरह बंद होती है तभी उसमें सुराख कर देता है, और जब पत्ती खुलती है तो वो सारे छेद एक सीधी लाइन में नजर आते हैं। ये तो किसी भी जांचकर्ता के लिए एक मजबूत सबूत है। आपने बिल्कुल सही तरीके से समझा। यही इसकी खासियत है। तो संक्षेप में कहें तो 3 मुख्य सुराख हैं: किनारों पर सफेद पीले धब्बे, पत्तियों का सिरे से टूटना और सबसे खास नई पत्तियों पर पिनहोल्स की एक कतार। अगर ये तीनों निशान मिल जाएं तो अपराधी लगभग पकड़ा गया समझो। तो ये पिनहोल और सफेद धब्बे तो हो गए अपराध के निशान, लेकिन इन निशानों के पीछे का अपराधी दिखता कैसा है? क्या वो कोई बड़ी सी इल्ली है या कुछ और? चलिए अब सीधे उस कीट की पहचान करते हैं, उसके पूरे जीवन चक्र को समझते हैं। बिल्कुल, और इसकी हर अवस्था को समझना खासकर परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कीट की सबसे बड़ी चालाकी इसके जीवन चक्र और व्यवहार में ही छिपी है। इसके 4 चरण हैं: अंडा, मैगॉट यानी लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क मक्खी। तो शुरुआत अंडे से करते हैं। ये कहाँ और कैसे दिए जाते हैं? इन्हें खेत में ढूंढना कितना आसान या मुश्किल है? इसके अंडे सफेद रंग के और सिगार के आकार के होते हैं। मादा मक्खी इन्हें पत्तियों की ऊपरी या निचली दोनों सतहों पर देती है, लेकिन हमेशा एक एक करके। ये झुंड में नहीं होते, इसलिए इन्हें नंगी आंखों से ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। ये इसकी पहली चाल है, अपने वंश को बिखेर कर रखना ताकि सब एक साथ नष्ट ना हो। और अंडे से निकलने के बाद आता है मैगॉट, जो असल में फसल को खाता है। ये अवस्था सबसे खतरनाक है ना? जी हाँ, असली तबाही यही मैगॉट मचाता है। अंडे से निकलते ही यह लार्वा लगभग पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। इससे इसे देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और निकलते ही इसका पहला काम होता है पौधे के सबसे सुरक्षित हिस्से में पहुंचना। ये पत्ती से नीचे उतरकर पौधे के एकदम बीच के हिस्से यानी वर्ल में घुस जाता है। ये एक तरह से पौधे के दिल में बना इसका बंकर है, जहां ये बाहरी दुनिया, शिकारियों और कई बार कीटनाशकों की पहुंच से भी दूर हो जाता है।
मतलब ये अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके हमले की तैयारी करता है। और फिर उस वर्ल के अंदर ये क्या करता है? उसी वर्ल में छिपकर ये अंदर से नई कोमल पत्तियों की सतह को खुरच खुरच कर खाता है। ये पत्ती के आर पार नहीं जाता, सिर्फ उसकी ऊपरी परत खाता है। और जब वो बंद पत्तियां बड़ी होकर खुलती हैं तो हमें इसके खाने के निशान उन पिनहोल्स और मार्जिनल ब्लॉचिंग के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद ये लार्वा हल्का क्रीमी रंग का हो जाता है। ये तो बड़ी चालाकी वाली रणनीति है, छिपकर वार करना। इस मैगॉट वाली स्टेज के बाद क्या होता है? इसके बाद ये अपनी जिंदगी के तीसरे पड़ाव में जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। ये अवस्था पत्ती की खोल, जिसे लीफ शीथ कहते हैं, और तने के बीच में पूरी होती है। ये भी एक सुरक्षित जगह है। तो मैगॉट से मक्खी बनने के बीच की ये जो प्यूपा वाली स्टेज है, ये एक तरह से इसका क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन चेम्बर है, जो पत्ती और तने के बीच सुरक्षित छिपा होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन चेम्बर यानी प्यूपा दिखता कैसा है? इसका आकार कितना होता है? प्यूपा का बाहरी खोल, जिसे प्यूपेरियम कहते हैं, हल्के से गहरे भूरे रंग का और अंडाकार होता है। इसका आकार याद रखना परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है। ये लगभग 1.8 से 2.3 मिलीमीटर का होता है, बहुत ही छोटा। सिर्फ 2 मिलीमीटर, यानी एक चावल के दाने से भी छोटी। मक्खी का प्यूपा, यकीन नहीं होता कि इतना छोटा सा जीव पूरी की पूरी फसल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर आखिर में इससे जो वयस्क मक्खी निकलती है, वो कैसी होती है? वयस्क कीट एक मक्खी ही होती है। इसका रंग गहरा स्लेटी यानी डार्क ग्रे होता है, और इसका आकार भी प्यूपा जितना ही, यानी लगभग 1.8 से 2.3 मिलीमीटर। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही छोटी और साधारण सी दिखने वाली मक्खी है, लेकिन इसका लार्वा अपनी छिपने की आदत की वजह से धान के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। दुश्मन को जानना ही आधी लड़ाई जीतना है। अब जब हम इसकी पूरी जीवन कहानी, इसकी चालें और इसकी पहचान जान चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इसे रोका कैसे जाए? इसका प्रबंधन कैसे हो? क्या लक्षण दिखते ही हमें कीटनाशकों की बोतल उठा लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होगी। आधुनिक कृषि विज्ञान हमें एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिखाता है, जिसका पहला नियम है हर कीट को मारने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो एक खास सीमा को पार न कर जाए। इसके लिए एक वैज्ञानिक पैमाना तय किया गया है, जिसे आर्थिक क्षति स्तर या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी ETL कहते हैं। ETL, ये शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसे सरल भाषा में समझाइए। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है ना? आपने सही पकड़ा। ये एक अलार्म है। ये हमें बताता है कि अब खेत में कीटों की संख्या इतनी हो गई है कि अगर हमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो जितना आर्थिक नुकसान करेंगे वो हमारे कंट्रोल करने के खर्च से ज्यादा होगा। वर्ल मैगॉट के मामले में ये ETL तब आता है जब खेत में 25% पौधों की पत्तियों पर नुकसान के लक्षण दिखने लगें। 25%, यानी खेत में हर 4 में से 1 पौधे पर अगर इसके निशान दिखें तब एक्शन लेने का समय है, उससे पहले नहीं। ये तो बहुत ही साफ पैमाना है। इससे किसानों का बेवजह का खर्च और पर्यावरण का नुकसान दोनों बचेगा। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। अब जब ETL पार हो जाए तब हमें नियंत्रण के बारे में सोचना है, लेकिन यहां भी पहला कदम केमिकल नहीं होना चाहिए। पहले हमें कुछ सांस्कृतिक तरीके आजमाने चाहिए, जैसे खेत और मेढ़ों के आसपास उगे खरपतवार और दूसरे वैकल्पिक पौधों को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये पौधे इस कीट को छिपने और अपनी आबादी बढ़ाने में मदद करते हैं। और कोई तरीका? मैंने सुना है कि रोपाई के समय में बदलाव से भी फर्क पड़ता है। हाँ, ये भी एक कारगर तरीका है। धान की रोपाई थोड़ी जल्दी करने की सलाह दी जाती है। इसका फायदा ये होता है कि जब तक वर्ल मैगट के हमले का पीक समय आता है तब तक धान का पौधा थोड़ा बड़ा और मजबूत हो चुका होता है और वो इस हमले को बेहतर तरीके से झेल पाता है। ये तो हुई रोकथाम और बचाव की बात। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि कीट ETL को पार कर चुका है और रासायनिक नियंत्रण जरूरी हो गया है, तब कौन से कीटनाशकों की सिफारिश की जाती है? ये जानकारी खास तौर पर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, जब रासायनिक नियंत्रण जरूरी हो जाए तो हमारे स्रोतों के अनुसार कुछ खास कीटनाशक प्रभावी हैं। यहाँ हमारे पास मुख्य रूप से 2 तरह के विकल्प हैं। एक दानेदार, जिन्हें खेत में बिखेरा जाता है, और दूसरे तरल, जिनका स्प्रे किया जाता है। अच्छा, तो इन्हें इस तरह ग्रुप करके समझना आसान होगा।
पहले दानेदार विकल्पों के बारे में बताइए। दानेदार कीटनाशक तब ज्यादा कारगर होते हैं जब खेत में हल्का पानी खड़ा हो। ये धीरे धीरे घुलकर पौधे के सिस्टम में चले जाते हैं और लंबे समय तक असर दिखाते हैं। इसमें पहला विकल्प है कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 4% जी। यहाँ जी का मतलब ग्रैन्यूल्स यानी दानेदार है। इसकी 7.5 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल की जाती है। दूसरा दानेदार विकल्प है फिप्रोनिल 0.3% GR, जिसकी 7 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में डाली जाती है। तो कार्टैप और फिप्रोनिल के दानेदार फॉर्मूले। अब स्प्रे वाले विकल्पों पर आते हैं। उनका इस्तेमाल कब और कैसे होता है? स्प्रे वाले कीटनाशक तेजी से असर दिखाते हैं। इनमें पहला है क्लोरपाइरिफॉस 20% EC। यहाँ EC का मतलब है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, यानी ऐसा घोल जो पानी में आसानी से मिल जाता है। इसकी 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे की जाती है। दूसरा विकल्प फिप्रोनिल का ही तरल रूप है। फिप्रोनिल 5% SC मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। इसकी 400 से 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल होती है। तो फिप्रोनिल के मामले में हमारे पास दानेदार और स्प्रे दोनों विकल्प मौजूद हैं। ये किसान की सुविधा पर निर्भर करता है। क्या कोई और भी स्प्रे का विकल्प है? हाँ, एक और विकल्प है एथोफेन प्रॉक्स 10 EC। इसकी 200 से 600 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ में स्प्रे करने की सिफारिश है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो सभी को, खासकर छात्रों को याद रखनी है, वो ये है कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनका फॉर्मुलेशन G, GR, EC, SC और उनकी प्रति एकड़ सही मात्रा, ये तीनों चीजें प्रभावी नियंत्रण के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबरों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज के इस पड़ताल में हमने धान के वर्ल्ड मैगॉट के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया। उसके अपराध के निशान यानी लक्षणों से लेकर उसकी पूरी पहचान, उसकी चाराक जीवन शैली और आखिर में उसे काबू में करने के वैज्ञानिक तरीकों तक। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक छोटे से कीट के जीवन चक्र को समझकर हम उसके नियंत्रण की सही रणनीति बना सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि मार्जिनल ब्लॉचिंग और पिनहोल्स जैसे शब्द सिर्फ किताबी नहीं हैं, बल्कि खेत में कीट को पहचानने के लिए असली सुराग हैं। और सबसे बढ़कर ETL का सिद्धांत हमें सिखाता है कि खेती में रसायनों का इस्तेमाल अंतिम हथियार के तौर पर सोच समझकर और सही समय पर ही होना चाहिए। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन रासायनिक तरीकों की बात की वो आज की जरूरत है और प्रभावी भी हैं, पर क्या ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि भविष्य की खेती कैसी होगी? क्या हम सिर्फ रसायनों पर ही निर्भर रहेंगे या हमें जैविक नियंत्रण यानी मित्र कीटों को बढ़ावा देने और ऐसी किस्मों को विकसित करने पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है जो इन कीटों का मुकाबला खुद कर सकें? एक ऐसी खेती जो टिकाऊ हो और हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित